how to calculate the work done, the heat exchange between system and surrounding, and the internal energy of the system, including with enthalpy of the system in various types of processes. Okay, now it's time for us to move ahead and apply them in chemical system. ठीक है, chemical system मतलब अगर कोई reaction हो रहा है, applying them in chemical system means if a reaction is taking place, how the calculations goes on is what we are going to learn now. ठीक है, that is considered under part of thermochemistry. So I'm going to start thermochemistry just now. Give me a minute. So thermochemistry is basically developing an understanding how the heat is being exchanged between the system and surrounding during a chemical reaction. What it means is, uh, suppose carbon solid is being burned in presence of oxygen, it's going to produce CO2 gas, and along with it, some amount of heat is going to get exchanged. Some amount of heat is going to get evolved. ठीक है, तो अभी इसमें होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि सपोज अगर एनर्जी कंटेंट के हिसाब से हम देखते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों का, और इसमें से फाइनली CO2 बनने पर कुछ हीट इवॉल्व हो रहा है, राइट। इसका मतलब हुआ कि कार्बन का जो अपना एनर्जी था और ऑक्सीजन का जो एनर्जी था, इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी जब ये सेपरेट फॉर्म में है, वहां से CO2 की जो एनर्जी है दैट हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड डाउन। एम आई मेकिंग सेंस? और जो ये गैप है, इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। एम आई मेकिंग सेंस? ये Yes, सी sir. सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड था जब ये सेपरेट थे, and when they are combining they are producing this delta amount of energy. That means CO2 के फॉर्मेशन पे इनके पास जो टोटल एनर्जी कंटेन्ड थी, उसमें से कुछ एनर्जी इन्होंने बाहर निकाल दी, they threw it out of themselves in order to form CO2. ठीक है, is it okay? And that amount of energy is what we are depicting like this, और इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एम आई राइट? अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी हमने डेवलप किया है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंथैल्पी, राइट। इंथैल्पी क्या था? डेल्टा एच, सॉरी एच, एंड डेल्टा एच वाज चेंज इन इंथैल्पी, राइट। सो अभी चेंज इन इंथैल्पी हमारे पास है एच, डेल्टा एच, एंड एच इज enthalpy. So can I say the enthalpy of carbon and oxygen together, ठीक है, enthalpy of carbon and oxygen together was higher than enthalpy of carbon dioxide, looking at the diagram. Therefore change in enthalpy, that is final enthalpy energy content minus initial energy content, should be negative. Is it right? Delta H is equal to negative enthalpy of product
minus enthalpy of a reactant this is nothing but change in enthalpy, change in enthalpy of the reaction. Is it okay? ये बात समझ में आ रही है? इस प्रोसेस में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, तो इसका जो एंथैल्पी, ये प्रोडक्ट का एंथैल्पी था, इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा? फाइनल स्टेट की एंथैल्पी माइनस इनिशियल स्टेट की एंथैल्पी, दैट इज गोइंग टू गिव अस द चेंज इन एंथैल्पी। इज इट ओके? आई होप दिस इज नॉट डिफिकल्ट, इजंट इट? हेलो, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब enthalpy of product यानी एनर्जी कंटेंट, enthalpy is what? Energy content. It is a indicator of internal energy also. इंटरनल एनर्जी हम क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि उसको कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करना होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, इसलिए हम चेंज इन एंथैल्पी को कर लेते हैं, राइट? चेंज इन एंथैल्पी हम करते हैं कैलकुलेट, या एक्सपेरिमेंटली इन चेंज इन एंथैल्पी हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें कम रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है? और हमारे पास काफी सहूलियत होती है कि हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकें। ऑन कॉन्ट्ररी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है हमें, तो इट इज गोइंग टू बी अ टीडियस टास्क, राइट? it's going to be a tedious task. There are certain risk factors involved into it. क्लोज्ड इन्वायरमेंट में उसको करना होता है, इसलिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक्सप्लोजन का रिस्क होता है, दूसरा एक्यूरेसी का रिस्क होता है, एरर्स के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना है, मतलब लीकेज को हमको कंप्लीटली स्टॉप करना है। रियलिस्टिक सिस्टम्स में लीकेज को स्टॉप करना 100%, दैट्स काइंड ऑफ प्रिटी डिफिकल्ट, ठीक है? सो द chances of error are much greater when we are doing internal energy calculation. इसकी एक्सपेरिमेंटली फाइंडिंग इंटरनल एनर्जी, इसकी वजह से हम हमेशा प्रेफर करते हैं एंथैल्पी को कैलकुलेट करना, ठीक है? दैट मींस एंथैल्पी इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट? द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट अगर एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट से ज्यादा है, एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कि द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक, राइट? हीट रिलीज करेगा, और अगर हीट रिलीज कर रहा है तो डेल्टा एच का साइन क्या रहेगा? डेल्टा एच रिएक्शन का साइन क्या रहेगा? यहां से देख के बता सकते हैं हम लोग, सोच के? सर नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा, राइट ना? क्यू का साइन कैसा रहेगा? इसी रिएक्शन में जो बचपन में 9th 10th में हम लोग एक्सोथर्मी में पढ़ते होंगे, यहाँ पर क्यू लिखा रहता था, ठीक है? और क्यू का साइन क्या रहेगा? क्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है? बट डेल्टा एच क्या रहेगा हमारा इस प्रोसेस का? नेगेटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि डेल्टा एच जो है वो इंटरनल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, रिएक्टेंट इंटरनल एनर्जी कंटेंट, इंटरनल एनर्जी का मतलब एक्चुअल इंटरनल एनर्जी नहीं, एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। एक्सोथर्मिक है मतलब सिस्टम का एनर्जी कंटेंट जो है वो क्या हुआ? इनिशियल स्टेट के कंपैरिजन में जब फाइनल स्टेट में आ रहा है तो फिर क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इज इट ओके? एम आई मेकिंग सेंस? हेलो?
Yes, sir. Okay. So the energy content of the system is decreasing from higher to lower. That is, reactant has higher energy content than product, and therefore enthalpy change in the reaction is negative, and this is an indicator of exothermic reaction. Delta H negative होगा तो it is going to be called as an exothermic reaction, और डेल्टा H अगर किसी प्रोसेस का पॉजिटिव है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, endothermic process. Clear? So Yes, sir. if delta H of the reaction is negative, implies exothermic reaction, and if delta H reaction is positive, implies endothermic reaction. Is it okay? Okay. Heat of the reaction or enthalpy of the reaction, this is defined simply like that. इसमें एक चीज और होता है enthalpy of the reaction के अंदर में. Generally enthalpy of the reaction जब दिया रहेगा हमको ना, we are always given molar enthalpy of the reaction. Molar enthalpy of the reaction. मोलर इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, ये किस रिएक्टेंट या किस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं उस बात पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एक एक मोल के और एक मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, राइट नाउ. तो मोलर इंथैल्पी पूरे प्रोसेस का, वो चाहे कार्बन के रेस्पेक्ट में हम डिनोट करें या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम थिंग, ठीक है. बट एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं हम, सपोज अमोनिया लेते हैं N2 plus 3H2 गिविंग अस NH3 ट्वाइस, ठीक है. नाउ इसके रेस्पेक्ट में मोलर इंथैल्पी लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग एल्स. इसके रेस्पेक्ट में मोलर इंथैल्पी लेंगे तो कुछ और होगा. जैसे इस रिएक्शन में मान लो कुल मिला करके 1500 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ, ठीक है. तो इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी जो है ऑफ रिएक्शन, आरेक्शन मोलर, ये क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू N2, it's going to be 1500 minus 1500 kilojoule per mole of N2, isn't it? Same enthalpy of the reaction is going to be with respect to H2, क्या होगा, it will become 1500 by 3, that is minus 500 kilojoule per mole of H2, ठीक है. And for NH3 के लिए molar is going to be minus 750 kilojoule per mole of NH3. Are we getting this?
हम्म, और यहाँ पर एक दो चीजें हम लोग को थोड़ी सी और समझनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट जो है ना, उसको अगर उसके एलिमेंटल स्टेट में हम लेते हैं, स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में, तो वी ऑलवेज कंसिडर्ड इट्स एंथैल्पी टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एक हम लोग का स्टैंडर्ड रूल होता है। अब स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, दैट इज समथिंग which we will have to understand. Hmm, enthalpy of elements in okay. Lowest energy, the energy of lowest energy or the enthalpy of lowest energy allotrop or lowest energy allotrop of an element at 298 Kelvin and 1 atm is termed as standard state of an element. So what is standard state of an element? It is the lowest energy allotrop of an element at 298 Kelvin and 1 atm. 1 atm 298 Kelvin पर जो standard state of element होता है, sorry, जो लोएस्ट एनर्जी एलोट्रॉप होता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 298 केल्विन एंड 1 एटीएम पर कार्बन के कई एक एलोट्रॉप्स हैं, उसमें से डायमंड इज सॉरी ग्रेफाइट इज द वन विच हैज लोएस्ट एनर्जी एट 298 केल्विन एंड 1 एटीएम। ठीक है, एंड देयरफॉर ग्रेफाइट इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। एम आई मेकिंग सेंस? हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या रहेगा? 298 केल्विन एंड 1 एटीएम पर हाइड्रोजन किस स्टेट में रहता है? गैसियस स्टेट में। तो अगर हमने सॉलिड
हाइड्रोजन किसी भी तरीके से 1 atm एंड 298 केल्विन पर बना के रखा हुआ है, दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है ना? एम आई मेकिंग सेंस? और स्टैंडर्ड स्टेट में कोई भी चीज है तो उसकी इंथैल्पी क्या होगी? दैट विल बी जीरो। एम आई मेकिंग सेंस? यानी अब यहां से हमारे कुछ एक डेफिनेशंस चालू होते हैं। ठीक है, सबसे पहला डेफिनेशन होता है इंथैल्पी ऑफ, जैसे रिएक्शन क्या होता है वो तो मैंने बता दिया, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉरी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ product vis-a-vis reactant, that is enthalpy of product minus enthalpy of reactant is change of enthalpy during the reaction. ठीक है, अब now there is something called enthalpy of formation. enthalpy of formation, ठीक है। अब देखो, जो चीज, जिन एलिमेंट, जैसे एलिमेंट कोई है और उसके स्टैंडर्ड स्टेट की इंथैल्पी को हमने उसके स्टैंडर्ड स्टेट इंथैल्पी को हमने जीरो मान लिया है, तो उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी सॉरी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? एक्चुअली कोई भी चीज अपने स्टैंडर्ड स्टेट से, हम ये अज्यूम करते हैं या हमको ऐसे होता है कि कोई भी चीज अगर हो फॉर्म हो रही है, जैसे अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट से गर्म किया जा रहा है, राइट? मतलब अगर आज के दिन में, मतलब आज के दिन में, या हमने स्टैंडर्ड स्टेट वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm मान रखा है। एक, हेलो, हेलो, नहीं, एनर्जी कंटेंट ऑब्वियसली जीरो होता नहीं है, इसका जीरो एनर्जी कंटेंट नहीं होता है। इंथैल्पी, एब्सोल्यूट इंथैल्पी जो होती है, एब्सोल्यूट इंथैल्पी of any system is never zero apart from absolute zero temperature. Absolute zero temperature. It is only at absolute zero, that is 0 Kelvin, that enthalpy, absolute enthalpy of a system will become zero. ठीक है, otherwise it will never become zero. ठीक है ना? तो इसका जीरो रहता क्या है? इसका जीरो एक्चुअली हम लोग, देखो, सबसे मिनिमम वाली जो वैल्यू होती है ना, उसी को हम लोग जीरो स्टेट मान के चलते हैं। तो या तो हम इंथैल्पी को अज्यूम कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो है, और नहीं, दैट मींस मिनिमम लेवल, नहीं तो हम ये बोल लेते हैं कि चूंकि स्टैंडर्ड स्टेट में है वो, और स्टैंडर्ड स्टेट का जीरो वैल्यू है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्मेशन की एनर्जी जो होगी या फॉर्मेशन की इंथैल्पी जो होगी वो हर चीज की जीरो रहेगी, राइट? स्टैंडर्ड स्टेट में ऑक्सीजन है 298 पर 1 एटमॉस्फेयर पर, और 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर पर ही ऑक्सीजन का फॉर्मेशन एनर्जी, अगर मुझे फॉर्मेशन इंथैल्पी देखना है, तो वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट से स्टैंडर्ड स्टेट में ही रह रहा है, देयरफॉर चेंज इन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट्स जीरो ऑब्वियसली। दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीजन is going to be what? That is going to be zero always। ठीक है, so enthalpy of formation, इसको हम लोग, ये वाली चीज जो होती है ना, this is an assumed, this is an assumed statement। ठीक है, किसी भी चीज की जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसी को हम जीरो ले लिए हैं, या उसी को हमने जीरो मान लिया है। अब
ऑब्वियसली उस जीरो के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है कि जीरो से कम नहीं हो सकता, उस जो हमने जीरो माना है उससे कम भी वैल्यू हो सकता है, ज्यादा भी वैल्यू हो सकता है। ज्यादा वैल्यू हुआ किसी दूसरे स्टेट का तो दैट विल हैव अ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू, और कम वैल्यू हो जाता है तो इट विल हैव अ नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इन जनरल ऐसा होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ formation of all the elements in their standard state is always zero. ठीक है? Now this is something which is not assumed. This is a fact as per definition. ठीक है? Enthalpy of formation of compounds क्या होंगे? Enthalpy of formation of compounds in their standard state, that will be simply, अगर हम रिएक्टेंट जो भी जिस चीज से वो बन रहा है, जैसे कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड का नाम बताइए आप लोग, से एनी कंपाउंड। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, परफेक्ट। सो सोडियम कार्बोनेट अगर बन रहा है और स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इट्स सॉलिड, ठीक है, तो it is going to be formed from sodium solid 2 units, carbon solid 1 unit, and 3/2 units of oxygen gas. These are the standard state of these elements. Am I making sense? And when these things are going to combine together at 298 Kelvin, 298 Kelvin and 1 atm, what are we going to call them? We are going to call that this reaction is taking place, and there will be some change in enthalpy, or there will be some delta H reaction which is going to get involved. ठीक है? इस रिएक्शन में कुछ हीट का एक्सचेंज होएगा, कुछ डेल्टा एच रिएक्शन इन्वॉल्व होएगा, ठीक है, और इसमें सारी चीजें क्या है, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, राइट? सोडियम सॉलिड होता है 298 1 atm पर, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, ये सारे स्टैंडर्ड स्टेट में, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, एंड दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसमें जो भी हीट रिलीज हुआ, Q अगर हीट रिलीज होता है तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, -Q हो जाएगा, and this -Q is also going, this thing is also going to termed as delta H formation of Na2CO3 solid. Am I making sense? Is it clear? Yes, sir. Okay. So enthalpy of formation के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब हम जज कर रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं?
पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि everything should be in their standard state. That is a very mandatory thing. उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक छोटी सी चीज और है, जस्ट 1 मिनट दो मुझे। प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है ना, दैट हैज टू बी 1 मोल, दैट हैज टू बी 1 मोल, ठीक है। तब उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो किसी को भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का साइज जब 1 मोल रहता है ना, तब हम बोलते हैं। इज इट ओके? वो जो मैंने आप लोग को ये भेजा था ना, एक डॉक्यूमेंट भेजा था, क्वेश्चंस भेजे थे, डॉक्यूमेंट क्वेश्चंस भेजे थे, राइट? Yes, sir. डू वी हैव दैट? Just a second. All the reactants and the product must be in standard state. Secondly, the heat involved or heat, yeah, the heat involved, heat exchange during such processes, such process for formation of 1 mole of product in standard state, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट तो बोल ही दिया है मैंने, तो और रिएक्टेंट जो होने चाहिए, ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इन देयर एलिमेंटल स्टेट, ठीक है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के फॉर्मेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो व्हाट वी लुक एट इट इज कि लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट्स हैं, ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इन देयर एलिमेंटल स्टेट, ठीक है। तभी हम राइट साइड में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके फॉर्मेशन एनर्जी को, या उसके एनर्जी, उस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है, उसको हम उसका फॉर्मेशन एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज हम उसके उस एनर्जी को फॉर्मेशन एनर्जी नहीं बोल सकते। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. The reactants must be in elemental स्टैंडर्ड स्टेट में, तो एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट रादर, तो यहाँ पर हम लोग शायद इसको ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टैंडर्ड स्टेट ये बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट फिर ये हो जाता है द प्रोडक्ट शुड आल्सो बी इन स्टैंडर्ड स्टेट। एंड तीसरा, हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सच प्रोडक्ट इज सेड एज फॉर्मेशन एनर्जी, ठीक है। ये 3 की पॉइंट्स ही हैं, रिएक्टेंट्स मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट। रिएक्टेंट का एलिमेंटल स्टेट होना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का स्टैंडर्ड स्टेट में होना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग रिएक्टेंट्स बीइंग इन देयर एलिमेंटल स्टेट। एंड ऐसे प्रोसेस में 1 मोल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होएगा
that is what we are going to call it as enthalpy of formation of that product. ठीक है? So definition तो मैंने लिख ही दिया है ऊपर में, जो नहीं लिखा है okay. ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ. ठीक है. अच्छा, अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी है वो एक्चुअली इंथैल्पी ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन है. उस रिएक्शन का कैरेक्टर क्या है? रिएक्टेंट सारे एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए, सॉरी स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए, एलिमेंटल स्टेट प्लस स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, प्लस प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 1 ही मोल होना चाहिए. अब इन सारे कंडीशंस को एक साथ क्लब करके जो अमाउंट रिलीज हुआ दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड. ठीक है ना? अगर सारे में से कोई भी डेफिनेशन एक कंप्लाई नहीं हो रहा है, एक कोई भी पॉइंट कंप्लाई नहीं हो रहा है, देन दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ enthalpy of formation of that particular compound, rather it will simply be called as enthalpy of reaction. बात समझ में आ रही है? It won't be called as enthalpy or change in enthalpy of or enthalpy of formation, rather it will be called as enthalpy of reaction. ठीक है ना, जो पहले मैंने डिस्कस किया. अब इंथैल्पी में एक फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चीज होता है. फॉर्मेशन के अलावा 2-3 और चीजें हैं जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है ना? जैसे आई कीप ऑन डिस्कसिंग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में कुछ हाइलाइट्स में बताते चला जाता हूँ. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन. ठीक है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ और अमाउंट के बदले द चेंज इन एंथैल्पी एंथैल्पी
when 1 mole of the substance is burned completely in sufficient supply of oxygen. ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है, यहां पर हमारा जो भी जिसका भी हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन देख रहे हैं उसका 1 मोल क्या होना चाहिए, बर्न होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे यहां पर इथेन अगर है तो इथेन का कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट कंबशन का मतलब पूरा का पूरा इथेन बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, राइट। इज इट ओके। अब यहां पर हम इसके 1 मोल के ऊपर सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां पर 2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, 3 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रहा है, 3.5 मोल्स ऑफ O2 कंज्यूम हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू केयर अबाउट दैट, ठीक है ना, वी आर लीस्ट वरीड अबाउट इट। व्हाट वी आर वरीड अबाउट इज इथेन का 1 ही मोल कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है, या इथेन का 1 मोल कंप्लीटली बर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर कंप्लीट बर्न नहीं होता है, हाफ बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना बना करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, कैन वी कॉल इट एंथैल्पी ऑफ कंबशन? नो, वी कैन नॉट कॉल दैट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो सकता है लेकिन वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं होगा। ठीक है ना, यानी उस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं बोलेंगे। इज इट ओके? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर C2H6 गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MCO मोनोऑक्साइड बना रहा है, 3H2O बन रहा है, 325.5 ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अभी भी सब अपने स्टैंडर्ड स्टेट में बाकी सारी चीजें सेटिस्फाइड है, बस एक चीज नहीं है, वो ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। नाउ इस प्रोसेस में अगर डेल्टा H जो इन्वॉल्व है, लेट अस कॉल इट डेल्टा H1, और इसमें डेल्टा H2 एनर्जी इन्वॉल्व है, एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कौन सा होगा, में इथेन का, this one is going to be enthalpy of combustion, not this one। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस कंबशन नहीं है, ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है ना, होप आई एम क्लियर। यस सर। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बाद नेक्स्ट चीज जो होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। In neutralization is something which is related to a reaction of acid and base। ठीक है, neutralization is something which is related to a reaction between acid and base, a reaction between acid and base। is it okay? So
इसमें डेफिनेशन क्या होता है कि द enthalpy change associated with neutralization of 1 mole of H plus ion with 1 mole of OH minus ion to form 1 mole of H. ठीक है. Is it okay? अब see for example NaOH plus HCl इनको रिएक्ट कराएंगे. आई एम गोइंग टू गेट NaCl aqueous plus H2O. ठीक है. And there will be some energy which will be associated with it. 1 मोल OH माइनस 1 मोल H प्लस दोनों मिलकर के H2O बना रहे हैं, इसलिए ये H1 को क्या बोलेंगे हम लोग? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है. लेकिन सेम NaOH, ठीक है, ये भी लिक्विड है, ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, का दो क्या बन जाएगा? Na2SO4 एक्वस को भी एक्वस ही ले लेते हैं. प्लस H2O2 एंड डेल्टा H2. ठीक है. क्या ये H2 जो है दिस कैन दिस बी कॉल्ड एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और नॉट? No, sir. No, it cannot be called as heat of neutralization. इस रिएक्शन का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा सेकेंड वाले रिएक्शन का? अगर इस प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे डिफाइंड है? 1 मोल H2O किस चीज से बनना चाहिए? 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH माइनस से, राइट ना? अभी Yes, sir. यहां पर क्या बन रहा है? 1 मोल बन रहा है क्या? नहीं. No, sir. कितना बन रहा है? 2 more. 2 मोल बन रहा है, जरूरत से ज्यादा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो नहीं है ना वो. राइट. इट कैन नॉट बी. Yes, sir. ठीक है. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा. अभी दिख रहा है. Yes, sir. ओके. सो इसके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा H2/2 हो जाएगा. इस प्रोसेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या रहेगा या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? इट विल बी डेल्टा H2/2, राइट? अगर मान लो ये रहता तो AlOH whole thrice aqueous plus 3HCl giving us AlCl3 aqueous plus 3H2O delta H3 या delta H4.
ठीक है, इसका न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा? What will be the enthalpy of neutralization for this process be? Hmm. सर डेल्टा डेल्टा H2/3 बाई 3, हाँ सर। डेल्टा क्या बोले, फिर से रिपीट करो। सर डेल्टा H/3। डेल्टा एच बाई, हाँ डेल्टा H4/3 राइट ना? यस सर, हाँ। हाँ परफेक्ट, दिस इज राइट, क्योंकि यहाँ पर 3 मोल ऑफ H2O निकल रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक दो चीजें और न्यूट्रलाइजेशन के साथ में एसोसिएटेड होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो होता है ना कि जैसे अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है सर और डेल्टा H4 कैसे हुआ? अरे डेल्टा H4 जो मुझे लिखना हो यहाँ पर लिख सकता हूँ, डेल्टा H5 भी लिख सकता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो नोटेशन है ना। ओके H5 सर। ठीक है ना, टू डज नॉट मीन एनीथिंग, दिस इज जस्ट अ सबस्क्रिप्ट टू इंडिकेट कि ये सेकेंड रिएक्शन का एंथैल्पी है। ठीक है, H5 सिंपली इंडिकेट कि ये इस प्रोसेस का एंथैल्पी है और कुछ नहीं, 5 का कुछ मतलब नहीं है। हाँ, अगर ये पूछा जाएगा इसका न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या है, तो दैट विल बिकम H5 डेल्टा H5/3 फॉर श्योर। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स बोल रहा था। पहला पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि एसिड एंड बेसिस जो होते हैं, एसिड एंड बेसिस आर प्राइमरली कैटेगराइज्ड एज, एक होती है कैटेगरी स्ट्रॉन्ग, राइट, और दूसरी जो होती है वो क्या होती है? जो स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑब्वियसली वो वीक होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे डिफाइन करते हैं हम? तो स्ट्रॉन्ग और वीक डिफाइन करने का हमारा आइडिया ये है कि इन एंटिटीज को व्हेन वी पुट इनटू वाटर, ठीक है ना, व्हेन एसिड एंड और बेस, acid when an acid or a base is dissolved into water, what will happen? They will completely dissociate into ions. Dissociate into ions. They will completely dissociate into ions
without any external assistance. ठीक है, और इनको डाला पानी के अंदर पूरा का पूरा, जैसे एसिड है तो वो H प्लस पूरा ब्रेक होकर के दे दिया, और बेस जो है वो OH माइनस दे दिया। अब ये OH माइनस और H प्लस जो है वो हमको क्या है, फ्रीली मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद इनका न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो ऐसा देखा गया है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हम कराते हैं ना, तो वी ऑलवेज गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, वी गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, एंड दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 57.1 जूल। 57.1 या 57.4 जूल, एक सेकेंड कर जाओ, मैं देख के बता देता हूँ। 57.1 या 57.4 ही है, देखना क्या है, 4.184 से 13.4 होता है। ठीक है ना, कैलोरी में इसको 4.184 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 13.7 होता है। ठीक है, इट्स 57.3, 13.7 कैलोरी होता है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 57.3। सो the heat of, or the enthalpy of neutralization of a strong acid with a strong base is always 57.3 kilojoule per mole, or 13.7 kilocalorie per mole। ठीक है, और ये क्यों होता है हर बार फिक्स्ड, क्योंकि H प्लस एंड OH माइनस के कॉम्बिनेशन की जो एनर्जी होती है ना, इन दोनों के कंबाइन होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इक्वल टू दैट एनर्जी। बात समझ में आ रही है? दिस डेल्टा H इज नथिंग बट -57.3 किलो जूल्स पर मोल। इज इट ओके? इसके लिए एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी -57.3 है। ठीक है ना, अब अगर वीक एसिड और वीक बेस की बात करें हम लोग, तो व्हाट विल हैपन? उनका न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी सेम अमाउंट का रहेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू बी सेल्फ डिसोसिएटेड। वो 100% खुद से डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनको डिसोसिएट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत होती है। एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब बाहर से हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब अगर बाहर से एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है, तो नेट एनर्जी जो प्रोड्यूस होएगा, राइट ना, जैसे रिएक्शन होने के पहले मैंने 5 किलो कैलोरी या 10 या 15 20 किलो जूल एनर्जी सप्लाई किया, सच दैट पूरा एसिड और बेस डिसोसिएट हो जाए, और
उनके बीच में रिएक्शन होने पर H प्लस एंड OH माइनस के रिएक्शन होने पर 1 मोल के 57 किलो जूल जो है वो एनर्जी आने वाला है। ठीक है, तो नेट एनर्जी जो मेरे पास बचा रहेगा या मिलेगा वो कितना मिलेगा, 57.3 माइनस 20 किलो जूल, जो कि मैंने पहले ही खर्च किया है सो दैट कंप्लीट डिसोसिएशन हो सके। तो नेट एनर्जी मुझे कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, that will be minus 37.3 kilojoule, isn't it? बात Yes, sir. समझ में आ रही है to all of you? Yes, sir. Very good. For weak acid or base, when they are dissolved in water, they do not dissociate fully into ions. Ions generating H plus or H minus to the full extent. Full extent. We need to put some thermal energy in order to completely dissociate these weak acids or bases into H plus OH minus. That is Ha plus BOH. एक सेकंड, Ha plus B plus H2O will not give 1 mole aqueous H plus and aqueous. Do not dissociates completely. Do not dissociates completely. ठीक है, तो हम एक्सटर्नल असिस्टेंस देते हैं और एक्सटर्नल असिस्टेंस की वजह से सिमिलरली BOH का भी यही होता है हाल, BOH H2O, this is also not going to get dissociated completely, so it will become B plus and OH minus, aqueous and aqueous. Now thus
from 1 mole of BOH or HA, we always have less than 1 mole of H plus or OH minus as a result of self dissociation. ठीक है. Therefore, therefore, the net amount, therefore, or therefore, in order to completely dissociate weak acid or base, we have to add some energy which is compensated from neutralization enthalpy. Thus, neutralization enthalpy of weak acid bases, weak acid base pair is always less than होगा -57 point -57.3 किलोजूल पर मोल. ठीक है, ये बात क्लियर है हम लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो सर. ओके. अब इसमें एक दो छोटी सी चीजें आ सकती हैं, जैसे थोड़ा सा कर दीजिए. डन.
यस सर। ओके Yes, sir. ओके। सो नेक्स्ट चीज इसके अंदर में जो होती है ना, छोटी सी चीज, मतलब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेनी टाइम्स आपसे ये कैलकुलेट कराया जा सकता है, जैसे मोलर डिसोसिएशन एनर्जी अगर दिया रहेगा या मोलर डिसोसिएशन एनर्जी निकालने के लिए आपको दे दिया जा सकता है, और गिवन दैट, मतलब अगर मोलर डिसोसिएशन एनर्जी जो है ना वो निकालने के लिए आपको दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी जो होगा वीक एसिड बेस पेयर का वो दिया गया रहेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे 57.3 किलो जूल पर मोल ना मिल करके हमको मान लो -17.3 किलो जूल पर मोल मिल रहा है, राइट ना? इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस कितने का हुआ? 40 किलो जूल पर मोल का, राइट ना? अगर -57 निकलने के बजाय सिर्फ 17.3 किलो जूल एनर्जी निकल रहा है पर मोल न्यूट्रलाइजेशन पर किसी एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो इसका मतलब हुआ कि एसिड जो है वो वीक एसिड है और वो खुद से डिसोसिएट नहीं हुआ, रादर उसको कितना डिसोसिएशन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ा हमको? 40 किलो जूल, ठीक है ना, पर मोल। एक मोल के लिए कितना देना पड़ा, कितना डिसोसिएट करने के लिए लगा हमको? 40 किलो जूल। तो ये इंफॉर्मेशन हमको निकालने के लिए मिल गया या निकालने के लिए दे दिया गया, राइट? या हम निकाल के लेकर के आए ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू इंफॉर्मेशन। सो इस तरह से मिसिंग डेटा को हमसे पूछा जाता है कि ट्राई टू फाइंड आउट। एनीवे, मिसिंग डेटा के रिगार्डिंग कैलकुलेशंस की जो स्ट्रेटजीज है ना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है? देयर आर 3-4 लॉज, 2-3 लॉज, बेसिक जनरल लॉज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिलेटेड लॉज हैं। लेवोसियर का एक लॉ है, ठीक है? फिर एक हेस लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है उसका मतलब कांस्टेंट हीट समेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, ठीक है? और तीसरा लॉ होता है किरचॉफ्स लॉ। सो इसके बारे में, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बॉर्न हेबर साइकिल भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। विल डू इट नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैं सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस बताते जा रहा हूँ, एंड चीजें क्या क्या होती हैं वो आप लोग के समझ में आ जाए, ठीक है ना? फिर उनका एप्लीकेशन एंड उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज समथिंग जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर से। मतलब आई डिस्कस दोज थ्रू सर्टेन एग्जाम्पल्स। द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? यहाँ पर दो तीन चीजें होती हैं। हीट ऑफ, एक्चुअली तीन चीजें होती हैं: हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है? हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये देखने में, सुनने में लगभग एक ही जैसा लगता है, डिफरेंस ज्यादा नहीं लगता है, बट डिफरेंस है, ठीक है? हीट ऑफ सॉल्यूशन हम किसी भी चीज का तब बोलते हैं जब एक मोल ऑफ सब्सटेंस को, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, हीट या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन 1 मोल of a substance is dissolved into excess of solvent such that no further heat is evolved upon addition of any extra solvent,
ठीक है, मतलब इतना सॉल्वेंट हमने डाल दिया है उसमें और इतनी स्टेरिंग कर ली है कि अब उसमें से कोई भी हीट एनर्जी इवॉल्व होकर के हमको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इवन दो इफ वी आर गोइंग टू ऐड सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इस कंडीशन को, इस कंडीशन तक पहुंचने तक जितना इंथैल्पी चेंज या जितना हीट एनर्जी इवॉल्व हुआ, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सॉल्यूशन, या दैट इंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हम कैसे बना रहे हैं? बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस in excess amount of water solvent such that further addition of solvent will not lead to evolution of any energy, right? Clear है? यस सर। Okay. दूसरी चीज है enthalpy of hydration। enthalpy of hydration को हम लोग डिफाइन करते हैं, एक सेकंड। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए ना सर। हाँ, हाँ, ठीक है, चलेगा, करता हूँ। ओके, अच्छा सुनो ना, हेलो आनंद, इंफॉर्मेशन हमको फिजिकल के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हाँ 7 चाहिए होगा। ठीक है, अब 7 के बदले अगर 6 डाला हुआ है, ठीक है ना, MgSO4 के साथ, तो वो उसका सैचुरेशन लेवल नहीं होगा, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन के लिए जितना सफिशिएंट, जितना डिजायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए वो पूरा डाल के, और तब जो लेवल हमको अटेंड हो रहा है उसमें जो डेल्टा एच हमारी एनर्जी मिल रही है, डेल्टा एच मिल रही है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, और आखिरी चीज इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन एज क्लियर फ्रॉम नेम, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ और enthalpy change when uh, when a solution of particular concentration, but particular concentration is diluted to another lower concentration। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। जैसे कोई भी चीज मान लो 0.01 मोलर है, ठीक है, और उसको 0.001 मोलर तक मैं लेकर के गया, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगा इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.001 मोलर। ठीक है ना, ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। वी विल प्रोसीड फ्रॉम हियर टुमारो 7:30। ठीक है, सॉरी 7 PM। ठीक है ना, ओके सर। ओके, बाय ओके फॉर नाउ। बाय सर, थैंक यू सर। सर वो